Hello dear students, we welcome you to our new lecture preposition. This is M. Rahman and you are attending ORC classes of English language in which we have a topic preposition. यहाँ पर preposition के बारे में हम आपको थोड़ा सा बेसिक बताएंगे और उसके बाद बताएंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन से prepositions स्पेशली यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको फिल करने के लिए आती हैं और उनको कैसे इजी वे में आप याद रख सकते हैं और कहाँ कहाँ कंफ्यूजन्स होते हैं और उनको कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम जानेंगे आज के इस लेक्चर में। इससे पहले कि हम अपना ये लेक्चर शुरू करें, आप ये समझ लीजिए कि पहले प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड आफ्टर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। मान लीजिए कि हमने कहा कि आई हैव अ बुक ऑन द टेबल, तो यहाँ पर जो बुक है और जो टेबल है उसके लिए जो रिलेशन है वो ऑन आया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रीपोजिशंस फिल करने वाले हैं। जनरली प्रीपोजिशंस वेरियस टाइप्स की होती हैं, बेसिकली 3 टाइप्स की हैं, जैसे कि आपकी सिंपल प्रीपोजिशन है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है और आपकी फ्रेज प्रीपोजिशंस हैं। सिंपल प्रीपोजिशन जैसे इन, ऑन, एट आप यूज करते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन में बिफोर है, आपका बियॉन्ड है और जो आपकी फ्रेज प्रीपोजिशंस हैं ऑन अकाउंट ऑफ है, बिकॉज ऑफ है, इन स्पाइट ऑफ है। तो आइए शुरू करते हैं कि यहाँ पर इन बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस में हम किस तरह से प्रीपोजिशंस यूज करेंगे। अगर आप इन एग्जांपल्स को सीधे सीधे लर्न कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इजी होगा एग्जामिनेशन में मार्क्स लाना और एरर ओमिशन में ये फाइंड आउट करना कि कहां पर किस तरह की एरर है। तो यहाँ पर ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस में ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द सोल्जर्स फॉर करेज। अब क्या होता है कि हमें कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं। यहाँ पर इन आया, विद आया, ऑफ आया, ठीक है। तो इसके बेस पर हमें यहाँ पर चुनना होता है। हम यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं देंगे बल्कि आपको सीधे सीधे यूज करना बताएंगे कि क्या हो सकता है। जब हमें सही आंसर पता होता है तो कितने भी ऑप्शंस हमें दिए हों कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमेशा याद रखिएगा जब आपको फॉर्ट और करेज की बात आए तो आपको विद फिल करना है, फॉर्ट विद करेज। इसी तरह से आपको लर्न करना है कि अवेयर के बाद आपको ऑफ यूज करना है, अवेयर ऑफ योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अवेयर के बाद ऑफ यूज करना है। तो जब भी आप वर्ड देखें अवेयर तो आपको ऑफ फिल करना होगा। अब क्या होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे चार्ज हमारा वर्ड है, चार्ज को यहाँ पर हमें समझना होगा। मान लीजिए हमारा वर्ड है चार्ज, अगर चार्ज नाउन है तो हमें क्या यूज करना है, और अगर हमारा जो वर्ड चार्ज है अगर वह वर्ब है तो हमें क्या यूज करना है। अगर चार्ज आपका वर्ब है तो आप विद यूज करते हैं, और चार्ज अगर आपको नाउन दिया गया है तो आप ऑफ यूज करते हैं। चार्ज ऑफ मर्डर, चार्ज ऑफ थेफ्ट, चोरी का इल्जाम वगैरह। और जो चार्ज है तो यहाँ पर आप को कोई भी पैसिव वॉइस टाइप सेंटेंस दिया जाता है और आप कहते हैं ही वॉज चार्ज्ड विद थेफ्ट। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमने सीखा कि चार्ज जब वर्ब के तौर पर आए तो आप विद का यूज करते हैं और उसके बाद जो भी कोई क्राइम होता है जिसके लिए चार्ज लगाया गया है उसको आप लिखते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 पर हमारे सामने जो क्वेश्चन है वह है ही हैज बीन सफरिंग फीवर अ वीक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें क्या फिल करना है। जब भी हम सफरिंग के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज करते हैं किसी बीमारी को लेकर के तो हमें फ्रॉम लिखना होता है, सफरिंग फ्रॉम फीवर। कई बार ऐसा होता है कि सफरिंग या सफर के बाद कोई प्रीपोजिशन हम नहीं भी लगाते हैं, तो वो इस तरह की सिचुएशन होती है, वहां पे बीमारी नहीं होती। कुछ इस तरह की बात हो सकती है जैसे कि हम कहें कि ही सफर्ड लॉस दिस ईयर, ही सफर्ड अ लॉट, तो वहां पर किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती। ऐसे भी कह सकते हैं कि उसके बाद कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन नहीं आया होता। विशेष तौर से आप ये समझ लीजिए कि सफरिंग के साथ आप फ्रॉम लगाते हैं बीमारी के सेंस में। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कर रहे होते हैं
तो वहां पर जो टाइम आपका पीरियड ऑफ टाइम होता है, जिस टाइम का आप प्लूरल बना सकते हैं, तो वहां पर जो है आप फॉर अ वीक, वहां पर आप फॉर लिखते हैं। तो यहाँ पर फॉर कब लिखते हैं? फॉर आप जब लिखते हैं जैसे कि मान लीजिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट्स, अ ईयर, 2 ईयर्स, जिसके आप प्लूरल बना सकते हैं वहां पर फॉर लिखेंगे। और जनरली जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते या नहीं बनाना चाहते, हम वहां पर सिंस लिखते हैं। हम इसको पॉइंट ऑफ टाइम कह सकते हैं जहां पर हम फॉर यूज करते हैं, और उसे पीरियड ऑफ टाइम कह सकते हैं, जैसे कि मंडे, संडे, 2002, 2020। तो यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे 2020 के लिए, क्योंकि 2020 का कोई प्लूरल नहीं होता, मंडे का कोई प्लूरल नहीं होता, मिडनाइट का कोई प्लूरल नहीं होता। तो ऐसे वर्ड्स जो प्लूरल शोइंग नहीं होते, उनमें आप सिंस लगाते हैं, और जिनके प्लूरल बन सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर ही क्यों ना हो, आप वहां फॉर लगाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ही विजिटेड मुंबई दशहरा हॉलीडेज। तो अब यहाँ पर आपको ऑप्शन आ सकता है इन दशहरा हॉलीडेज, ड्यूरिंग दशहरा हॉलीडेज, आफ्टर दशहरा हॉलीडेज। अब ये आफ्टर दशहरा हॉलीडेज भी हो सकता है, तो आपको जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो रीड करना है। बट जनरली अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में है तो आप ऑप्शन देकर लगाएंगे। अगर इन होगा तो आफ्टर नहीं होगा, तो कोई एक सुटेबल प्रीपोजिशन होगा। तो जनरली जो लॉजिकल पॉइंट है वो यह है कि दशहरा हॉलीडेज होंगी तो हम कहीं जाते हैं, तो यहाँ पर जो सही और सुटेबल आएगा वो आएगा ड्यूरिंग दशहरा हॉलीडेज। अब यहाँ पर आता है रितु इज अशेम्ड हर फॉली। फॉली मीन्स बेवकूफी। तो रितु इज अशेम्ड, अशेम्ड के बाद आप हमेशा ऑफ लगाते हैं। तो यहाँ पर आपने अशेम्ड के बाद ऑफ लगाया, अशेम्ड ऑफ फॉली। अब यहाँ पर आया आपका क्या आया? डाइंग ऑफ हंगर। तो डाइंग ऑफ हंगर में डाइंग को लेकर के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि अगर आपका कोई डाई है और यहाँ पर जो है कोई सिकनेस या बीमारी है, सिकनेस या कोई इलनेस है, आपने लिखा डाइड ऑफ, ठीक है, कोई भी डिसीज आप लिख सकते हैं, डाइड ऑफ कोरोना, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ इन्फ्लुएंजा, कोई भी बीमारी लिख सकते हैं। तो जब इलनेस या सिकनेस आपकी यहाँ पर आती है तो आप ऑफ लगाते हैं। लेकिन जब आप भूख की बात करते हैं और एक्चुअली आप मर नहीं रहे होते या कोई मर नहीं रहा होता, तो वहां पर एक्सट्रीम सिचुएशन को शो करने के लिए जब आप डिजायर कर रहे होते हैं किसी चीज की, तो वहां पर फ्रॉम लगाते हैं। तो हम लिखेंगे ही इज डाइंग फ्रॉम हंगर। तो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे? यहाँ पर आप फिल करेंगे फ्रॉम। तो यहाँ पर डाइंग फ्रॉम हंगर। तो यहाँ पर फ्रॉम कहाँ पर आएगा? फ्रॉम वहां पर आएगा डाइंग के बाद जहां पर कोई डिसीज नहीं है, बट आप एक बहुत ही सीवियर सिचुएशन में है और आपको किसी चीज की डायर डिमांड है, बहुत ही एक्सट्रीम डिमांड है, जरूरत है, तो वहां पर आप फ्रॉम लगाते हैं। इसके बाद आता है ही हैज बीन सेड। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट आ गया है, ही हैज बीन सेड। तो ही हैज बीन सेड में आप देख रहे हैं कि मंडे आया। मंडे एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसके जनरली प्लूरल फॉर्म हम नहीं बनाते हैं, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स हमने पर्टिकुलर मंडे बताया। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि हम जैसे 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, तो पीरियड्स को हम प्लूरल फॉर्म में पीसीस को जोड़ करके ऐड कर सकते हैं। बट मंडे इज मंडे, ये पूरी एक यूनिट है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सिंस मंडे। तो ये आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। इसके बाद आया प्लीज लुक द मैटर। अब यहाँ पर आपको समझने की बात यह है कि जब आप लुक को देखते हैं तो लुक के साथ बहुत सारी सिचुएशंस हैं। अगर आप लुक एट लगाते हैं तो इसका मतलब होता है घूरना। इन इंग्लिश से गेज, लुकिंग फिक्स्डली, या आप कहेंगे घूरना, ठीक है। अगर आप लुक लगाएंगे, लुक के साथ अप लगाएंगे, तो लुक अप का मतलब ये निकल करके आता है कि आप किसी लिस्ट में अप एंड डाउन नेम देख रहे हैं। लुक अप में डिक्शनरी में जब आप मीनिंग देखते हैं तो एक 1 बाय 1 सारे वर्ड्स को स्टडी करते हैं, तो उस सर्च को आप लुकअप कहते हैं। प्लीज लुक अप द डिक्शनरी फॉर अ न्यू वर्ड। तो आपने लुकअप हुआ तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर उस सेंस को समझ लीजिए। कई बार एक वर्ड में बताना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, समझ में नहीं आता, तो आप लिख लीजिए टू सर्च अ वर्ड, टू सर्च अ वर्ड
इन डिक्शनरी, टू सर्च अ वर्ड इन डिक्शनरी। अब क्या आया, अब थर्ड आया लुक आफ्टर। लुक आफ्टर क्या है, यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, यू शुड लुक आफ्टर योर हेल्थ, देखभाल करना, ठीक है, एक तरह से वॉच करना, या टू वॉच लगा सकते हैं आप, या देखभाल करना, या आप देख रेख भी कह सकते हैं, देखभाल करना या देख रेख करना। तो टू लुक आफ्टर। अब यहां पर है मैटर, तो आपको याद रखना है कि लुक के बाद आप इनटू लगाएं। टू लुक इनटू द मैटर का मतलब है इन्वेस्टिगेट, यानी टू इन्वेस्टिगेट। इसका मतलब है टू इन्वेस्टिगेट। तो टू इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या हो गया कि छानबीन करने के सेंस में आप इसको यूज करते हैं। तो यहां पर आप क्या करने वाले हैं, टू लुक इनटू द मैटर। तो लुक इनटू का मतलब हो गया इन्वेस्टिगेट करना। तो यहां पर हो गया छानबीन से रिलेटेड है। तो ये आपको याद कर लेने हैं कि लुक अप कहां लगाते हैं, लुक एट कहां लगाते हैं, और लुक आफ्टर कहां लगाते हैं। यहां पर हम आपको बता दें एक और होता है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना। जैसे कि आप कह सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, मैं एक बहुत अच्छी जॉब की तलाश में हूं। तो लुक फॉर मीन सर्च या तलाश करने के सेंस में। तो इसी तरह से कोई भी ऑप्शन आए तो आप चूज कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आया ही इज गुड। अब इस मैथमेटिक्स को लेकर के आप क्या करेंगे, अगर आप किसी सब्जेक्ट को लेकर के बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे गुड एट मैथ्स या मैथमेटिक्स। आप कहेंगे स्लो एट कोई भी वर्क, कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से किसी चीज में एक्सपर्ट या अच्छाई के सेंस में जब आप यूज करते हैं तो आप इन की जगह पर एट यूज करते हैं। गुड को लेकर कुछ दूसरे रूल्स भी हैं। अगर आपने कहा दिस वुड इज गुड फॉर बर्न्स, फॉर बर्न्स, ये लकड़ी जलने में अच्छी है, तो यहाँ पर गुड के बाद फॉर आता है। तो केवल हमें ये नहीं कहना कि गुड के बाद हम एट लगाते हैं, जहां पर जो फिक्स है हमने बताया कि अवेयर के बाद ऑफ लगाते हैं तो अवेयर के बाद ऑफ ही आता है। लेकिन जहां जहां पर वेरिएशंस हैं हम आपको वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गुड के साथ अगर पर्पस आ जाए जलाने में अच्छी है तो आप फॉर लगाएंगे, कोई सब्जेक्ट्स आ जाए, सब्जेक्ट्स में से कुछ एक आ जाए तो आप एट लगाते हैं। इसी तरह से हम कहते हैं इट इज वेरी नाइस ऑफ यू, इट इज वेरी गुड ऑफ यू। तो गुड ऑफ यू का मतलब है कि ये आपकी अच्छाई है। तो जब हम किसी के बिहेव को लेकर बात करते हैं तो आप कहते हैं गुड ऑफ यू। जब हम पर्पस को लेकर बात करते हैं तो यहाँ पर आता है फॉर, और जब हम सब्जेक्ट को लेकर बात करते हैं तो यहाँ पर आता है आपका एट। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमें अब क्या फिल करना है, हमें यहाँ फिल करना है गुड एट मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर है द हाउस वॉज इन फायर। तो द हाउस वॉज, और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन आप सोच सकते हो। तो जब इस तरह से कहीं पर आग लगी होती है तो आप यहाँ पर यूज करते हैं द हाउस वॉज ऑन फायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आपका मकान है वह आग से घिरा हुआ है। दे वर लिविंग, यहाँ पर आप लिखेंगे अंडर द सेम रूफ, अंडर द सेम रूफ। अभी अंडर प्रीपोजिशन कहां पर यूज होती है, जैसे कि दिस रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन, दिस वर्क इज अंडर योर सुपरविजन। इन बातों को याद रखिएगा। और अंडर इस तरह की भी सिचुएशन में आता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी टिन शेड है, यहाँ पर आप चेयर पर जो है बैठे हुए हैं, तो आप अंडर दिस, यानी जब बीच में स्पेस खाली हो तो आप अंडर होते हैं, ठीक है। ये जो चेयर है यहाँ पर आप बैठे हैं, या आपकी सीलिंग है या टीन शेड है जिसके नीचे आप बैठे हैं, और बीच में ये वैकेंसी है, बीच में खाली जगह है, तो ये अंडर होती है। और अगर आप नीचे से ऊपर देखें तो ये आपके ओवर होती है, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ चेयर बनाई तो ये आप इसके अंडर हैं और ये आपके ओवर है। तो हम कहते हैं अंडर द सेम रूफ। अंडर द सेम रूफ का मतलब है कि एक ही छत के नीचे परिवार के बहुत सारे लोग रहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा अंडर द सेम रूफ, यानी एक जॉइंट फैमिली है जो रही है एक ही छत के नीचे।
और आप जब आप मॉल्स की बात करते हैं तो वहां पर आपने ऐड देखा होगा, एवरीथिंग इज अवेलेबल अंडर द सेम रूफ, यानी एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आया अंडर द सेम रूफ। अब यहाँ पर आया यू शुड लिव योर मीन्स। तो सबसे पहले मीन्स का मतलब समझना है। हमारे रीजन में हिंदी में कहते हैं कि उतने पैर फैलाओ जितनी चादर है, तो यानी अपनी गुंजाइश के हिसाब से काम कीजिए, डोंट क्रॉस योर लिमिट। तो इस तरह की सिचुएशन में हम जो है विद इन यूज करते हैं, विद में इन जोड़ करके विद इन करते हैं और ये कंबाइंड होकर लिखा जाता है, इसमें गैप नहीं होता। अब विद इन का मतलब है जैसे मान लीजिए ये पीरियड है तो इसके अंदर अंदर आपको काम करना है। मान लीजिए ये आपका एक वीक है, ये आपका 7 डेज का पीरियड है, एक वीक है, तो हमने कहा आई विल कम विद इन अ वीक। तो इसका मतलब ये है कि मैं एक वीक यानी उसके लिमिट 7th डे से आगे नहीं जाऊंगा, मैं उससे पहले पहले वापस आ जाऊंगा, चाहे पहले दिन आऊं, दूसरे दिन आऊं, छठे दिन आऊं, 5वें दिन आऊं, ये मेरी मर्जी है, बट एक हफ्ता पूरा होने से पहले आ जाऊंगा, वो विद इन है। अगर आप कहते हैं इन अ वीक, तो ये जो एक वीक था 1 से 7 डेज का टाइम, तो आप इसे पूरा करने के बाद 8th में आएंगे, एक यानी वीक पूरा कर लेंगे। अब आप सोचेंगे कि सर यहाँ तो हम आफ्टर भी लगा सकते हैं। हाँ, आफ्टर वहां लगा सकते हैं कि आपका एक वीक जो है ये पूरा हो गया। अब एक हफ्ता पूरा होने के बाद आप कब आए कि दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में, कोई लिमिट नहीं है, तो वहां आफ्टर लगाते हैं। आफ्टर में बाद की कोई लिमिटेशन नहीं है, इनमें एक वीक तुरंत होते ही आना है और विद इन अ वीक में वीक फिनिश होने से पहले आना है। तो इसी तरह से मान लीजिए ये आपकी चादर है और आप यहाँ पर सो रहे हैं, तो आप उतने ही पैर फैलाएंगे जितनी आपकी चादर है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा विद इन। क्या आएगा? विद इन। ये आपको याद रख लेना है, विद इन योर मीन्स। इसके बाद आता है अग्री। तो यहाँ पर आप अग्री को समझ सकते हैं। अग्री को किस तरह से समझेंगे कि जिस तरह से अभी दूसरे वर्ड्स के साथ अलग अलग सिचुएशंस में हमने अलग अलग तरह की वर्ब्स को, सॉरी प्रीपोजिशंस को यूज किया था, वैसे ही हम यहाँ पर अग्री को यूज करेंगे। अगर अग्री के साथ कोई पर्सन है, ठीक है, तो आप विद यूज करेंगे, आई अग्री विद यू, ठीक है। और अगर अग्री के साथ कोई पॉइंट है, यानी कोई सॉल्यूशन का कोई एक हल निकाला, तो हम उसमें ऑन यूज करते हैं। अगर अग्री के साथ कोई ओपिनियन है तो हम टू यूज करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं। आई अग्री विद यू, तो पर्सन आया तो विद आ गया। अग्री ऑन दिस पॉइंट, मान लीजिए कि आपने कोई चीज खरीदनी है और आप कह रहे हैं कि मैं इतने प्राइस लूंगा, 200 लूंगा। दूसरा कह रहा है कि नहीं, मैं तो 50 रुपए दूंगा। बट हमने एक पॉइंट सेट करके चलिए 150 रुपए से ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो वो हो जाएगा ऑन। कोई एक पॉइंट लेकर के आप कहेंगे अग्री ऑन दिस पॉइंट। जैसे किसी ने कोई सजेशन दिया तो आपने कहा हाँ ये बात ठीक है, इसे पूरा करते हैं, तो वहां पर आप ऑन लगाएंगे। अब टू ओपिनियन, कोई सिचुएशन है, उसके दो सॉल्यूशंस निकाले। एक ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा 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 हो सकता है, तो आप कहेंगे कि आपका ओपिनियन इस बारे में सही है, वो हल के बारे में हो या उनकी कोई राय हो, तो उस राय को अगर आप सहमति देते हैं तो आप क्या करेंगे, वहां पर टू लगाएंगे। तो यहाँ पर प्रपोजल है, तो प्रपोजल के लिए यहाँ पर क्या आएगा, ये एक ओपिनियन है कि मैं आपको प्रपोजल दे रहा हूं कि हम अपना फार्म हाउस बेच रहे हैं, कि आप एक्सेप्ट करेंगे। तो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो ठीक है, तो मेरा ओपिनियन है कि आप ले लें, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, तो इसलिए आप यहाँ टू लगाएंगे ओपिनियन की वजह से। तो स्टूडेंट्स, आपने, मुझे लगता है कि ये इजीली ये प्रीपोजिशन समझ लिए होंगे। इस तरह की इन लेक्चर्स की सीरीज को आप देखते रहिए और हम आपको वो लेक्चर भी अवेलेबल कराएंगे जिसके अंदर हम आपको बताएंगे लिटरली की प्रीपोजिशन क्या होती है, प्रीपोजिशन के टाइप्स कितने होते हैं और उन टाइप्स में कौन कौन से वर्ड्स रखते हैं हम प्रीपोजिशन के तौर पर, और वही वर्ड्स क्यों चुने हैं। तो इस बेसिक जानकारी को हम आपको जल्दी ही अवेलेबल कराएंगे। तो यहाँ पर हमने बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इस सीरीज को हम आगे जारी रखेंगे और आप हमारे लेक्चर्स को देखते रहिएगा।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको कुछ लिंक्स देंगे जो कि आपके प्रीपोजिशन और बोर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्यूशंस को लेकर के होंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को भी टच करते हैं। तो इस तरह से आप हमारे लेक्चर्स को देखते रहिए। लेक्चर्स अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। और कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आप लेक्चर चाहते हैं। आपके लिए उन लेक्चर्स को हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि बनाकर आपके लिए अपलोड कर दें। तो स्टूडेंट्स, सी यू सून। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर वाचिंग और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स अ लॉट।